शिखा बंधन। कितना कुशल नीति निपुण है यह ब्राह्मण। आचार्य चाणक्य के कौशल को देखकर न केवल भारतीय बल्कि यवन वीर भी उसके बुद्धि विलास का लोहा मान रहे थे। यूं कहने को आचार्य चाणक्य सम्राट चंद्रगुप्त को मुक्त करके चले आए थे, सब कुछ छोड़कर सिंधु के तट पर। किंतु वास्तव में यही वह स्थान था जहाँ से वे मगध, गांधार, मालव और पंचनंद की गतिविधियों पर दृष्टि जमाए थे। यहीं से वे सीमा पर यवनों की हलचल का जायजा भी लेते रहते थे। इस सब कार्य में उनके विशेष दूत तो सहयोगी रहे ही, अलका और सिंहरण दोनों ने अभूतपूर्व सहयोग किया। यहीं पर आचार्य ने आंभिक से मिलकर उसका हृदय परिवर्तन करके उसमें राष्ट्रभक्ति की चेतना का संचार किया। सुवासनी के माध्यम से कार्नेलिया का भावात्मक संस्कार और राक्षस को बिखरने से रोका। पूरा दृश्य जगत आचार्य के सम्मुख था। आज उनका लक्ष्य सही मायने में पूरा हो चुका था। केवल चीज़ों को एक स्थिति देना भर बाकी था। यह सूर्योदय कितना मनोहारी था, कितना धवल और अभिषिक्त था। आज की पहली किरण में मैंने जाना मेरे कंधे कितना हल्कापन अनुभव कर रहे हैं। आज मैं धन्य हो गया। मेरा लगाया पौधा फूलों से सज्जित अपनी गंध फैला रहा है। पता नहीं कैसे सुरसुराहट हुई। झाड़ियों में शायद कोई है और आचार्य अपने ही ध्यान में आगे बढ़ गए। सेनापति मौर्य कब से इस झाड़ी में छिपे इस अवसर की तलाश में थे। उन्हें यह ब्राह्मण पिता और पुत्र के बीच एक दीवार लगा, इसीलिए तेज धार की छुरी से मौर्य ने इस दीवार को सदा के लिए गिराने में ही अपना भला समझा। इस बुद्धिमान प्राणी ने ही मेरे पुत्र के सम्राट होने के बावजूद सारी सत्ता अपने हाथ में संभाल रखी है। यह सम्राट के पिता की अवज्ञा करे, भला यह कैसे हो सकता है। अचानक सेनापति मौर्य झाड़ी से निकलकर आचार्य के पीछे दौड़कर उन पर छुरी से वार करता है। तभी सुवासनी, जो पहले से ही मौर्य के इरादे पहचान चुकी थी, दौड़कर मौर्य का वार रोकने में सफल हो जाती है। थोड़ा सा शोर होता है और इतनी ही देर में वहाँ सिंहरण, चंद्रगुप्त और उसकी माता भी आ जाते हैं। कोई समझ ही नहीं पाता क्या हुआ। हाँ, सेनापति मौर्य के हाथ में छुरी अब भी उसी प्रकार तनी हुई थी और मुख मुद्रा बिगड़ी हुई थी। यह क्या पिताजी, आप जानते हैं आप क्या करने जा रहे हैं? और फिर चाणक्य के चरणों में गिरता हुआ, क्षमा करे आचार्य, मैं आपका अपराधी हूँ। सिंहरण सेनापति के हाथ से छुरा लेकर एक तरफ फेंक देता है। कैसी विकट स्थिति है। नियति फिर मेरी परीक्षा लेना चाह रही है, किंतु अब की बार मैं भ्रम में नहीं हूँ। निश्चिंत होकर कहता है, आचार्य, प्रभु की असीम कृपा है, आपका यह शिष्य कलंकित होने से बच गया। आज केवल मैं अधिकार चाहता हूँ। सम्राट चंद्रगुप्त, आपकी आज्ञा ही सर्वोपरि होगी आचार्य। तो सुनो, मैं शक्टार के जमाता राक्षस को आर्यावर्त का मंत्री पद प्रदान करता हूँ और तुम सेनापति शस्त्र त्याग कर वानप्रस्थ ग्रहण करो। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। राक्षस, जो अभी तक एक कोने में उपेक्षित और भयभीत खड़ा था, आगे आकर आचार्य के चरणों में गिर पड़ा। उठो मगध के महामात्य, अपना कर्तव्य पूरा करो। आर्यावर्त की रक्षा में जुट जाओ और फिर धीरे से सुवासनी की गंध कभी मध्यम न पड़ने देना। वह तुम्हारे जीवन को अपनी श्वास से महका देगी। तभी सूचना मिलती है आर्य सेल्यूकस आचार्य के दर्शनों के लिए पधार रहे हैं। ठीक है, सेल्यूकस का स्वागत है, किंतु यहाँ नहीं, राजमंदिर में उनका स्वागत किया जाएगा। और फिर यह सारा दल राजमंदिर के विशाल प्रांगण में एकत्रित हो जाता है। सेल्यूकस को सम्मुख आया देखकर चंद्रगुप्त खड़े होकर उसका स्वागत करते हुए कहता है, विजेता सेल्यूकस का मैं स्वागत करता हूँ, किंतु मैं तो पराजित हूँ सम्राट। मैं तो संधि के लिए आया हूँ और आया हूँ। हाँ हाँ, कहिए,
चंद्रगुप्त ने कहा। आर्य साम्राज्य के महामंत्री चाणक्य के दर्शन करने पीछे से आते हुए आचार्य ने कहा, मैं आपका अभिनंदन करता हूँ यवन सम्राट। हम भारतीय शुभकामना करते हैं आपके वैभव और विकास की। आप सदैव अपने लक्ष्य में सफल होवें। मुझे तो आपका आशीर्वाद चाहिए। यह कहते हुए सम्राट सेल्यूकस आचार्य के चरणों में झुक जाता है। मैं तो संधि पत्र। तुम दोनों सम्राट हो सेल्यूकस। और आचार्य उसे कदमों पर झुके होते ही उठाते हुए कहते हैं, तुम दोनों के बीच संधि का एक अजस्त्र स्रोत है, उसे प्रवाहित करो सेल्यूकस। मैं कार्नेलिया को भारत की साम्राज्ञी बनाने के लिए उसका हाथ चंद्रगुप्त के लिए मांगता हूँ। मैं अभिभूत हुआ आचार्य। और सेल्यूकस अपनी पुत्री का हाथ चंद्रगुप्त के हाथों में देते हुए एक बार चंद्रगुप्त और कार्नेलिया को एक साथ गले लगा लेता है। पुष्पों के हार पहने कार्नेलिया और चंद्रगुप्त ने भी आचार्य के चरण छुए। आज दूसरी बार चाणक्य की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों को आशीष देते हुए आचार्य अपने दायित्व से पूरी तरह उपराम हो गए थे। अब वे सेनापति मौर्य को साथ लिए धीरे धीरे अपनी कुटिया की ओर बढ़ रहे थे। उनका मस्तक दोपहर के सूर्य के समान प्रदीप्त हो रहा था। चले जा रहे थे आचार्य चाणक्य राजधर्म से ब्राह्मण धर्म की दिशा में। मगध पर आज भी उनके ऋणों की पताका फहरा रही थी और आचार्य चाणक्य की शिखा में बंधन पड़ गया।